हाँ भाई, जय सीएलसी। मैं सुनील सोरान, मेरे साथ हैं यतेंद्र सर, जूलॉजी फैकल्टी सीएलसी शिका। गुरु नीति 180 वर्सेज 180। यतेंद्र सर, अच्छा रहा अभी तक का सफर। मतलब इन वीडियो ने अभी तक 26 अक्टूबर को चालू हुआ था ये प्रोग्राम, नो डाउट धमाल मचाया हुआ है यूट्यूब पर। बिल्कुल। तो बायोलॉजी का 25/90 रहेगा। 24 वीडियो बायोलॉजी के आपको मिल चुके हैं और इसमें अल्टरनेट ऑर्डर में जो है बॉटनी और जूलॉजी आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। साथ ही इसके फिजिक्स और केमिस्ट्री भी अल्टरनेट डेज को आ रही हैं। और उसके अलावा जो जेई का स्टूडेंट है, आप मेडिकल के बच्चे हो, आपका कोई छोटा भाई बहन जेई की तैयारी कर रहा हो, उसके लिए भी गुरु नीति जो है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। एक अल्टीमेट कलेक्शन है क्वेश्चंस का। जिस प्रकार यतेंद्र सर अपने 2016 में बायोकेम एक अलग ही ब्रह्मास्त्र बच्चों को दिया था, और उस बायोकेम के बेसिस पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2017, 18, 19 और 20 नीट का जो पेपर है, ये 92% तक कंसेप्ट जो है वो अपने बायोकेम से मेजर करते हैं। और उसी की बदौलत सीएलसी का जो बच्चा सिलेक्ट हो रहा है उसके लाइन लगी हुई है 330 प्लस नंबर की। मतलब 360 में से 330 प्लस नंबर आना यतेंद्र सर नो डाउट अपने आप में बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि सिलेक्शन आपका बायोलॉजी करवाएगी भैया और रैंक आपको जो है वो फिजिक्स दिलाएगी। ठीक है, तो बड़े शुरू करते हैं। डाइजेशन के 2 पार्ट आपको दिए हमने, रेस्पिरेशन के 2 पार्ट दिए और सर्कुलेशन के 1 पार्ट प्रोवाइड करवा दिया। ये सेकंड पार्ट रहेगा, इसी के साथ सर्कुलेशन अपना कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद जो एक्सक्रीटरी सिस्टम और लोकोमोशन, उन पार्ट की अपन बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आ जाइए। हाँ, पहला क्वेश्चन रहेगा फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपने से पूछा है भैया। लिम्फेटिक सिस्टम इज प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट का ही करेक्टर है। लिम्फ इज फाइनली कैरिड टू द वेन। और बच्चों को एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में बता दें, 2 मेन थोरेसिक डक्ट हैं। लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट जो लार्जेस्ट कहलाती है, सबसे बड़ी होती है, और राइट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट डायफ्राम से स्टार्ट होती है, छोटी कहलाती है लेफ्ट के कंपैरेटिवली। लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट यतेंद्र सर इस हैंड से आने वाली वेन जो है उसमें लिम्फ को पोर्ट करती है, रिलीज आउट। लेफ्ट सबक्लेवियन वेन है, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन जी। और राइट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट राइट हैंड से आने वाली सबक्लेवियन वेन में लिम्फ को पोर्ट आउट करती है, रिलीज आउट करती है। फिर वो सुपीरियर वेना के एग्जैक्टली बिल्कुल जुड़ जाती है। तो लिम्फ बना किससे? ब्लड से। कहां पे बना? टिश्यू साइट पर बना, जहां कैपिलरीज थी। उन कैपिलरीज से कुछ फ्लूइड रिलीज आउट होकर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया था, वहां से कलेक्ट होकर वो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट बना और फाइनली फिर ब्लड में ही गिर जाता है, वापस ब्लड में आ गया। बिल्कुल, तो ब्लड से ही बना था, ब्लड में ही गिर गया। क्लियर? तो पहला स्टेटमेंट तो क्या है? सही है। ऑल वर्टिब्रेट हैव सिंगल हार्ट एनक्लोज्ड इन पेरिकार्डियम। मतलब हाँ, सिंगल हार्ट है और उसके बाहर की तरफ पेरिकार्डियम जो मौजूद है, विसरल और पेराइटल। विसरल और पेराइटल पेरिकार्डिया, बाहर वाली जो है वो पेराइटल है, अंदर वाली विसरल है, और इनके बीच क्या होता है? पेरिकार्डियल कैविटी, जिसमें भरा हुआ फ्लूइड पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसकी जगह अगर ये था ऑल कॉर्डेट है और सिंगल हेड, तब रॉन्ग हो जाता है, तब रॉन्ग हो जाता है। जैसे अपन सिफलोकॉर्डेट सब फाइलम है, ठीक है, उसमें हेड एब्सेंट होता है, बिल्कुल, उसमें हेड की बात नहीं होती है। अच्छी इंफॉर्मेशन, ये करेक्ट हो गया। Heart of fishes receive only venous blood which is pumped into the lungs। नहीं, गिल्स की तरफ, फिशेज के पास लंग्स। इसका मतलब फिशेज की बात करें यतेंद्र सर तो ऑर्गन हो जाएगा। ऑर्गन से ब्लड जो है वो कहाँ आएगा? ऑर्गन से आपका हार्ट के पास में, हार्ट के पास आएगा, और हार्ट से कहाँ जाएगा? गिल्स के पास में। इसका मतलब ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंचा? हार्ट के पास। हार्ट से ऑक्सीजनेशन के लिए कहाँ पहुंचा? गिल्स के पास। और गिल्स से डायरेक्ट कहाँ चला गया? ऑर्गन के पास ही चला गया। इसका मतलब फिशेज के केस में ऑक्सीजनेशन होने के बाद ये ब्लड वापस लौटकर हार्ट के पास नहीं आता है, तो इसको सिंगल ब्लड सर्कुलेशन कहा। लास्ट टाइम अपन ने डिस्कस भी किया था, आपने डायग्राम बनाया, बिल्कुल डायग्राम बताया हुआ था कि हार्ट में जो ब्लड आया, जो बाहर गया, वो इम्प्योर ही होता है, इम्प्योर ही होता है। तो रिसीव भी वेनस ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड है, और पंप्ड भी कैसा कहला रहा है? हार्ट से वेनस ब्लड ही कहला रहा है। लेकिन ये किसके कारण गलत हो गया? लंग्स के कारण गलत हो गया। इनकरेक्ट अपने जो पूछा आंसर ये चला जाएगा। चौथा और देख लें, रेप्टिलियन हार्ट इज एट्रियोवेनस हार्ट दैट शोज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। बिल्कुल बात करें तो ये जैसे एट्रिया हो गए रेप्टिलियन हार्ट की, ठीक है, ये अपना एक कॉमन चैम्बर कहला गया, जिसे अपन ने क्या बोल दिया? वेंट्रिकल कह दिया। वेंट्रिकल का डिवाइडेशन तो चालू हो गया है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो
इस एट्रिया से ब्लड भी आएगा, इससे एट्रिया से ब्लड भी आएगा, मिक्स हो जाएगा ना? ये CO2 रिच कहलाएगा, ये O2 रिच कहलाएगा, और यहाँ आकर वेंट्रिकल में ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। तो रेप्टिलियन हार्ट एट्रियोवेनस हार्ट है, क्योंकि यहाँ पर मिक्सिंग हो रही है दोनों ही ब्लड की, ठीक है। दैट शोज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और ये सर ह्यूमन के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात कर लूं, तो ह्यूमन के रेस्पेक्ट में जैसे इसी हार्ट को ही मैं कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, तो ये CO2 रिच ही कहला रहा है दोनों में, ये O2 रिच ही कहला रहा है। तो ये वाला जो हार्ट का पोर्शन है ये ब्लड को पंप करेगा लंग्स रीजन को, लंग्स रीजन, और ये पोर्शन ब्लड को पंप करेगा बॉडी सिस्टम को। तो राइट पोर्शन ऑफ द हार्ट इज नोन एज पल्मोनरी हार्ट, और ये लेफ्ट पोर्शन जो है वो सिस्टेमिक। तो ये कंप्लीट हो गया, फिर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, ये कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, इसमें मिक्सिंग भी नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कहा। तो ये एक अच्छा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जी यतेंद्र सर। Which of the following factor do not increase impulse generation by SA node? मतलब SA node जो है उसकी एक्टिविटी को कुछ फैक्टर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, और हमें ऐसा फैक्टर देखना जो उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज नहीं करता हो, जी, नॉट इंक्रीज, ये देखना है, ठीक है। तो जैसे हाई थायरोक्सिन लेवल जो वो इंक्रीज कर देता है, क्योंकि थायरोक्सिन मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी इंक्रीज करता है, ठीक बात है, तो इस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो टेकीकार्डिया मतलब हार्ट की एक्टिविटी का बढ़ना, ब्रेडिकार्डिया मतलब डिक्रीज करना, बिल्कुल। फिर देखते हैं इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, इसका इफेक्ट भी बढ़ता है, बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ता है तो हार्ट की एक्टिविटी जो वो भी इंक्रीज होती है। डिस्चार्ज फ्रॉम वेगस नर्व, ये जो है वो रॉन्ग हो गया क्योंकि मेडुला वाला जो पार्ट है उसमें दो सेंटर लास्ट टाइम अपन ने बताए थे, बिल्कुल, इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी, ठीक है, एक्सीलरेटर और इनहिबिटरी। और इनहिबिटरी सेंटर से जो पैरासिम्पैथिक नर्व उसके साथ वेगस जो है वो एसी नोड के पास आकर के एसिटिलकोलाइन रिलीज करती है, घटाने का काम करेगी हार्ट बीट को, जिससे एक्टिविटी जो वहां पर रिड्यूस, ठीक है, और निकोटीन लेवल जो उसको इंक्रीज कर सकता है। इसके अलावा एडिशनली देखें तो कैल्शियम आयन भी इंक्रीज कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। और ब्लड प्लाज्मा में अगर सोडियम और पोटेशियम का लेवल बढ़ जाए तो वो उसको डिक्रीज करता है, वो डिक्रीज ये करेगा। बीपी को तो इंक्रीज करते हैं, हाँ, हार्ट बीपी रेट को इंक्रीज करेंगे, और हार्ट रेट जो उसको डिक्रीज करेगा, उसको डिक्रीज तो करेगा, ये तो हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा और ये डिक्रीज करेगा, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा नॉट इंक्रीज, इसका मतलब तो थर्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा कि ये डिक्रीज करवाता है, इंक्रीज नहीं करवाता। यहाँ एक चीज और बता दें बच्चों को कि हाई लेवल ऑफ थायरोक्सिन जो है ब्लड में अगर बढ़ेगा तो मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, इसका मतलब डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगी, डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगी तो हार्ट रेट जो है नो डाउट उसे बढ़ाना पड़ेगा। ओके, दूसरी बात यतेंद्र जी कह रहा है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, अप्रोक्सीमेट 18 बीट पर मिनट जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज होने पर बढ़ जाती है। ये अप्रोक्सीमेट डाटा है, आपको याद रखना है। डिस्चार्ज फ्रॉम वेगस नर्व आपने बताया था, पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच के साथ ये आता है, ये घटाने का काम करता है, बढ़ाने का नहीं करता। इंक्रीज इन निकोटीन लेवल, ब्लड में निकोटीन लेवल बढ़ेगा तो ये एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, मतलब ये उनको रिलीज बढ़ाएगा, एड्रिनल मेडुला को टारगेट करता है, एड्रिनल मेडुला को टारगेट करेगा, और वो इमरजेंसी हार्मोन कहलाते हैं। और इमरजेंसी कंडीशन कौन सी है भैया? हार्ट बीट को, एपिनेफ्रिन एसी नोड की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, बिल्कुल। तो ये जो निकोटीन लेवल है ना, इसके लिए आप याद रख लेना कि ये मेडुला को टारगेट करेगा, किसको? एड्रिनल मेडुला, ठीक है। और क्या रिलीज करवाएगा? एपिनेफ्रिन। तो यतेंद्र सर, इस खूबसूरत सवाल के बाद अगले पे चलें? जी बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन था, नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3, the opening of which blood vessel is not guarded by any wall in a human being? जी ठीक है, ऑप्शन तो एक बार बाद में देख लेते हैं, पहले बच्चों को एक कॉमनली अपन बता ही देते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन। बिल्कुल। तो ये अपना यतेंद्र सर ऊपर के एट्रिया बन गए और ये अपना वेंट्रिकल बन जाता है इस प्रकार, ठीक है। तो अपन बात करते हैं यहाँ पर ओपनिंग जो होगी नीचे से जो आएगी वो इंफीरियर वेना केवा है, आईवीसी है, क्यों? ऊपर से जो आएगी वो सुपीरियर वेना केवा कहलाएगी जी। और हार्ट जो है इसकी खुद की वॉल से एक ब्लड लेकर आएगी, कोरोनरी सर्कुलेशन जिसको अपन कहते हैं, बिल्कुल कोरोनरी सर्कुलेशन, ठीक है जी। तो अब वॉल की अगर बात करें यतेंद्र सर, तो यहाँ एक वॉल पाया जाएगा जी, यहाँ एक वॉल प्रेजेंट होगा जी, यहाँ एक वॉल पाया जाएगा, तीनों जगह होगा, ठीक है। इसकी अगर बात करें यतेंद्र सर, तो ये कौन सा कहलाता है? यूस्टेचियन वॉल, यूस्टेचियन वॉल जी। किसकी ओपनिंग पर है यतेंद्र सर? ये इंफीरियर वेना केवा, एग्जैक्टली, आईवीसी। ये क्या कहलाया? ये सुपीरियर वेना केवा। और इसकी ओपनिंग पर हेवर्शियन वॉल। ह्यूमन में
डेवलप्ड नहीं होता ह्यूमन में है, डेवलप्ड क्वाड्रीपेड एनिमल में ज्यादा डेवलप्ड ये कहलाएगा, क्योंकि अपना तो इरेक्ट पोस्चर है ना, तो वापस बैक फ्लो होने का चांसेस तो बिल्कुल। वैसे ही नहीं है। तो क्या कहेंगे इसे, हैवर्सियन वॉल। क्यों जी, और ये कोरोनरी सर्कुलेशन, ये फुला हुआ पार्ट कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस। क्यों जी, कोरोनरी साइनस, और इसकी ओपनिंग पर जो पाया जाएगा थिबेशियन, वो थिबेशियन वॉल, थिबेशियन वॉल। क्यों जी। अब यहाँ की बात करें तो यतेंद्र सर आपको दोनों वॉल तो बता देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बात किया था, 3 कस्प होंगे। हाँ, राइट साइड ए एट्रियल और वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है, और यहाँ पर मिट्रल या बाइकस्पिड वॉल। तो ये तो हो गया ट्राइकस्पिड और ये हो गया बाइकस्पिड। इसके अलावा सुनील जी, जो पल्मोनरी एओर्टा है और इसके अलावा जो एओर्टा है, यहाँ पर मिट्र सेमिलुनर वॉल, तो इसको तो कहेंगे पल्मोनरी सेमिलुनर, इसे कहेंगे एओर्टिक सेमिलुनर, ठीक है। और एक चेंबर अपना बच गया लेफ्ट एट्रिया। इस लेफ्ट एट्रिया में 2 ओपनिंग और 2, हाँ, ये तो राइट साइड से और ये लेफ्ट साइड से पल्मोनरी वेन की ओपनिंग है। यहाँ पर कोई भी वॉल्व नहीं पाया जाता है। तो एक बात तो ये याद रखनी है, यहाँ वॉल्व नहीं है। बाकी एट्रिया और वेंट्रिकल रेस्पेक्टिव साइड में सेम कौन सा है, ट्राइकस्पिड इधर राइट में है, बाइकस्पिड इधर की तरफ है। और पल्मोनरी एओर्टा की बात करूं तो यहाँ पर कौन सा है, पल्मोनरी सेमिलुनर, और यहाँ पर एओर्टिक सेमिलुनर। अब अपन इसकी बात कर लेते हैं। ओपनिंग ऑफ व्हिच ऑफ द ब्लड वेसल नॉट गाइडेड बाय एनी वॉल्व, इसका मतलब पल्मोनरी वेन डायरेक्ट आंसर चला जाएगा। इंफीरियर वेना केवा की अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा, यूस्टिचियन। पल्मोनरी आर्टरी की अगर बात करें तो पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी एओर्टा कह दो, एक ही बात है, कौन सा पल्मोनरी सेमिलुनर हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे एक बढ़िया क्वेश्चन ये भी बन गया जी कि राइट जो एट्रियम है वो कितनी साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है ना। वेरी गुड, शानदार। 3 जगह से, 3 जगह से, आईवीसी, एसवीसी और इसके द्वारा खुद हार्ट की वॉल से भी, खुद हार्ट की वॉल से भी कोरोनरी साइनस की ओपनिंग यहाँ पर ओपन होती है। ओके बच्चों, ये भी नो डाउट आज तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही खूबसूरत सवाल है सारे के सारे, मतलब सिलेक्टिव है। कोशिश की कि लास्ट टाइम जो डिस्कस किए थे उनसे थोड़ा अलग। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में जो है वो सिंपली थ्योरेटिकल थोड़े से सवाल थे, आज थोड़े से कंसेप्चुअल है। इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हुए फिजियोलॉजी को और अच्छे से समझ लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द फोर्स पर यूनिट एरिया with which blood is pushing against the artery wall when ventricle are contracting is, मतलब कि ventricle के contraction की वजह से। और ये भी जो है सुनील जी, लेफ्ट वेंट्रिकल की बात हो रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल जी, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो सिस्टमिक आर्टरी के अंदर मूव करता है। तो जैसे ही ब्लड उस एओर्टा के अंदर आता है तो उसके अंदर एक्सपेंशन होता है, बिल्कुल, और फिर वापस इलास्टिक रिकॉइलिंग की वजह से वो ब्लड आगे मूव करता है, जिससे सिस्टोलिक प्रेशर भी क्रिएट होता है, मैक्सिमम जिसको 120 mmHg अपन लोग कहते हैं। तो उसके लिए है, तो सिस्टेमिक प्रेशर बोलेंगे नहीं, यहाँ पर जो सिस्टोलिक प्रेशर है, बिल्कुल, प्रकुंचन का वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, तो सिस्टोलिक प्रेशर के कारण ऐसा हो जाएगा 120 जो है जी मैक्सिमम। और यहाँ पर अगर बीपी अगर पूछता है तो वो बच्चों को पहले ही बता दिया अपने को, सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक बताएंगे। सिस्टोलिक 120 mmHg, डायस्टोलिक जो है 80 mmHg कहलाता है। और यतेंद्र सर, ये जो एक्सपेंशन हुआ था ना, जैसे ये वेंट्रिकल अपन ने कहा जी जी, ऐसे ये वेंट्रिकल हो जाता है, ठीक है। वेंट्रिकल मान लिया इनको अपन ने, यहाँ से एओर्टा, सिस्टमिक एओर्टा, वेंट्रिकल जब कांटेक्ट करेगा तो ब्लड इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा तो इसकी वॉल में एक्सपेंशन आएगा। ये इलास्टिक टिश्यू है, इसकी वॉल इलास्टिक टिश्यू है, ये एक्सपेंशन आएगा। अब ये ब्लड और आगे पहुंचेगा तो रिकॉइलिंग, इलास्टिक रिकॉइलिंग, तो एक वेव जनरेट होगी, और ये वेव जो है ये बॉडी की डिफरेंट आर्टरी की लेंथ के अलोंग पहुंचती है, बिल्कुल, इसे ही पल्स के नाम से जाना जाता है भैया। और पल्स प्रेशर भी फिर अपन बता सकते हैं 120 माइनस 80 है ना, क्योंकि पल्स वेव के कारण महसूस हुआ ना, तो फुली तब तो प्रेशर 180 था, वापस कॉन्ट्रैक्ट हो गई, इसका मतलब 80 mmHg हो गए, तो डिफरेंस कितना 40 mmHg, पल्स प्रेशर कितना हो जाएगा 40 mmHg। कभी कभी सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि पल्स को कहाँ मेजर किया जाता है, तो रिस्ट में पाई जाने वाली जो रेडियल आर्टरी होती है वहां पर इसको मेजर किया जाता है। क्यों, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, मैक्सिमम वेंट्रिकुलर फिलिंग अकर व्हेन। अब ये वेंट्रिकल फिलिंग की बात कर रहा है यतेंद्र सर, तो सबसे पहले तो मैं हार्ट का
मतलब ये डायग्राम तो आज अपने को बनाने पड़ेंगे। एक परमानेंट डायग्राम बना नहीं सकते, यहाँ पर अगले क्वेश्चन में मूव करना पड़ता है अपने को, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं। तो ये सर जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे ना, जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन चालू हुआ था ना, उस समय ये कस्पिड वॉल बंद हो गए थे, बंद थे, ठीक है। जितनी देर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उतनी देर ये तो बंद है, पहला प्रोग्राम वॉल बंद है ना, तो यहाँ से ब्लड कंटिन्यूअसली गिरता जा रहा है और ये फिलिंग भी हो गई थी। हाँ, ये एट्रियल फिलिंग यहाँ पर होती जा रही है जी। जो ही वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन पूरा हो जाएगा, वेंट्रिकल आप रिलैक्स करना चालू करेंगे, वेंट्रिकल रिलैक्स करना चालू करेंगे, ये भी वॉल खुल जाएगी। तो सबसे पहले तो सेमिलुनर वॉल बंद होंगे, साउंड आएगी, डब साउंड, ठीक है। उसके बाद और एक्सपेंड करेंगे तो अंदर का प्रेशर और घटेगा, तो कस्पिड वॉल जो है वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड अचानक गिरता है वेंट्रिकल में। इसको रैपिड इनफ्लो के नाम से जाना जाता है। जी, तो अपन बात कर लें किसकी, वेंट्रिकुलर फिलिंग की, वेंट्रिकुलर फिलिंग। और वेंट्रिकुलर फिलिंग की पहली स्टेज हो गई ये सर कौन सी, रैपिड इनफ्लो, रैपिड इनफ्लो। इसकी वजह से अप्रोक्सीमेटली नियरली 70% वेंट्रिकल्स भर जाते हैं, 70 to 75 भी कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना वेंट्रिकल भर गया है रैपिड इनफ्लो के कारण, यानी सुनील जी बिना ओरिकल के एफर्ट लगाए, हाँ, ग्रेविटी की हेल्प से, ठीक है, जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में आ गया। बिल्कुल। तो मैक्सिमम फीलिंग ही पूछा है ना आपने को। जी जी, मैक्सिमम फीलिंग। और मैक्सिमम फीलिंग कब होगा, जब एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है अभी, वेंट्रिकल भी रिलैक्स कंडीशन में ही पाए जा रहे हैं। तो वेंट्रिकल और एट्रिया दोनों ही क्या हैं, रिलैक्स हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं आना चाहिए, ये रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं आना चाहिए, वेंट्रिकल और एट्रिया रिलैक्स। और यहाँ पर बोल रहा है एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना। अब मैं दूसरी बात बच्चों को और बता दूं, रैपिड इनफ्लो के बाद एक स्टेज ये सर वो भी बनेगी जिस रेट से ब्लड एट्रिया में गिरेगा उस रेट से इधर आएगा, उसी रेट से यहाँ गिरता रहेगा। डायस्टेसिस, इसको डायास्टेसिस के नाम से, ये दोनों वर्ड कंफ्यूजिंग है। डायापिडेसिस WBC का मूवमेंट था जिसके कारण वो कैपिलरी से लीकेज होकर बाहर अंदर आती है, ठीक बात है। और डाया ये वाला क्या कह रहा है, डायास्टेसिस, इस वर्ड को याद रखना, डायास्टेसिस। इसका मतलब है जिस रेट से एट्रिया ब्लड रिसीव करते हैं उसी रेट से वो वेंट्रिकल में गिरता रहता है। और ये डायास्टेसिस की जो स्टेज है ये अप्रोक्सीमेट 5%। हाँ, वेरी गुड। इसमें 5% के आसपास बिल्कुल। एनसीईआरटी ने वैसे इसकी बात की नहीं है, कि नहीं, वो मैक्सिमम 75 और 25 इतना ही किया, क्योंकि रैपिड इनफ्लो के साथ डायस्टेसिस उन्होंने मिला दिया, इसलिए इसको कितना बोल दिया, 75 कह दिया, इसलिए 5% हो जाएगा। और फाइनली एट्रिया जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, बचा कुचा ब्लड भी यहाँ पर आ जाएगा 25% में। हाँ 25%। हम कह सकते हैं कि ओरिकुलर सिस्टोल, ऑरिकुलर सिस्टोल की वजह से 25% फीलिंग वेंट्रिकल की और हो जाती है। इसीलिए जो है पी वेव 0.1 सेकंड के लिए, ठीक बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। मैक्सिमम तो वैसे चला गया, ठीक है, तो ज्यादा ड्यूरेशन के लिए सिस्टोल की जरूरत नहीं पड़ी, या ज्यादा ड्यूरेशन, लंबे ड्यूरेशन के लिए ओरिकल की वॉल में डीपोलराइजेशन की नीड नहीं रही। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ अब एक एडिशनल चीज जितेंद्र सर और बताएंगे बच्चों को, बड़ा मजा आ रहा है आज, नो डाउट आप भी एंजॉय कर रहे होंगे इसको। ये जब वेंट्रिकल की फीलिंग हो रही है उस दौरान वेंट्रिकल रिलैक्स कंडीशन में ही है पूरा, जी जी, इसका मतलब वेंट्रिकल में डायस्टोल हो रहा है। तो वेंट्रिकल के डायस्टोल के एंड में जो वॉल्यूम यहाँ पर भरेगा उसे ईडीवी कहेंगे, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, उसे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहेंगे। और ईडीवी का जो अमाउंट होता है यतेंद्र सर ये 120 ml कहलाता है, 120 ml, ठीक है। अब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इस 120 में से 70 वो बाहर भेज देंगे जिसको सिस्टोल वॉल्यूम कहेंगे। इसका मतलब है इस ईडीवी में से स्ट्रोक वॉल्यूम कितना चला गया, 70 ml चला गया। इसका मतलब है वेंट्रिकल कभी भी पूरी तरह खाली नहीं होंगे, 50 ml इधर और 50 उधर बच जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर बात करें तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन भी हो गया। अब वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन मतलब वेंट्रिकल के सिस्टोल के रिजल्टेंट जो वॉल्यूम बचा रह जाएगा, हमेशा बचा रह जाएगा, उसे क्या कहेंगे, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इन दोनों का डिफरेंस कहलाता है ESV, कितना हो जाता है 50 ml। 50 ml क्यों जी, शानदार है। चले आगे। तो हाँ जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जी सर। Which of the following statement concerning lymphatic system is correct? lymphatic system के लिए करेक्ट देखना। lymphatic vessels है वन वे वाल होते हैं, जैसे वेन के अंदर होते हैं वैसे इनके अंदर यूनिडायरेक्शनल फ्लो, क्योंकि नीचे से लिम्फ को ऊपर आना होता है ग्रेविटी अगेंस्ट ग्रेविटी,
तो उसमें ये वॉल्व बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, Okay. तो होने भी चाहिए। और यहाँ पर दूसरा रीजन भी है कि वेन में जो है ब्लड लेस प्रेशर के साथ फ्लो होता है जी, और उसके कारण बैक फ्लो के चांसेस बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसलिए भी वॉल्व पाया जाता है। ठीक है, लिम्फेटिक वेसल ट्रांसपोर्ट वेस्ट मटेरियल टू जीआईटी, ये वाला जो ऐसा नहीं है कि लिम्फेटिक सिस्टम का ऐसा कोई टास्क नहीं होता है, क्योंकि ये तो सब्सटेंस को कहाँ पहुंचाएगा, ये वेन में, फाइनली ब्लड में पहुंचा रहा है, वेन के अंदर। वेन के अंदर पहुंचा रहा है। जी, लिम्फेटिक कैपिलरी डायलेट ड्यू टू सिंपैथिक स्टिमुलस। लिम्फेटिक जो कैपिलरी है सुनील जी, या कोई भी कैपिलरी हो, उनके अंदर स्मूथ मसल्स नहीं होती है। ठीक है, और स्मूथ मसल जो है वो वेसल्स तक ही होती है। वेसल तो तक ही स्मूथ होती है। मसल अगर नहीं है तो वहां पर फिर वेसोडाइलेशन या कॉन्स्ट्रिक्शन की प्रोसेस नहीं होगी। क्योंकि कैपिलरी की बात की है, ब्लड वेसल की अगर बात करते ना तो 3 लेयर की बात कर लेता मैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। और कैपिलरी में केवल ट्यूनिका इंटाइमा या इंटरना ही प्रेजेंट होती है, जिसको एंडोथेलियम के नाम से जाना जाता है। मस्कुलर पार्ट है, मस्कुलर पार्ट है डायलेशन और मस्कुलर पार्ट इनका ट्यूनिका मीडिया कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा। फिर है लिम्फेटिक कैपिलरी आर लाइंड विद थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल। तो कैपिलरी की बात वही बात हो गई, केवल इंटीमा है। बिल्कुल ठीक तो बात है, ये वाला भी रॉन्ग हो गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट चला जाएगा। अरे समझ रहे हो भैया, चले आगे। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7, टाइम इंटरवल बिटवीन क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल एंड ओरिकुलोवेंट्रिकुलर वॉल। बिल्कुल कार्डियक साइकिल बना देते हैं आपके सामने, बिल्कुल, और इसको 0.8 सेकंड के अकॉर्डिंग 8 हिस्सों में अपन ने बांट दिया। ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 और 0.8 जी। ये 3 से इसको थोड़ा सा कलर अपन चेंज कर दें। जी बिल्कुल। तो ये सुने जी, इनर रिंग ऑरिकल के लिए करते हैं। हाँ, अंदर वाली छोटे होते हैं ऑरिकल, ये कर और दिया। आउटर रिंग वेंट्रिकल के लिए, वेंट्रिकल के लिए इसमें थोड़ा कलर चेंज कर दें या इसी में कर देते हैं, ब्लैक से शो कर देते हैं। 1 मिनट, ब्लैक लगा दें, जी। येलो साहब। ये फिर इसमें 0.3 सेकंड इनर हो गया, आउटर हो गया, इनर एट्रिया कहला गया, जी जी, और ये वेंट्रिकल कहला गया। और जो सेडेड एरिया है वो सिस्टोल के लिए। और इस प्रकार का ब्लॉक अगर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये सिस्टोल है, कॉन्ट्रैक्शन है। जी जी क्यों जी। अब अपन थोड़ी सी इसकी और बात कर लेते हैं। अब सुनील जी आपको ये एक्सप्लेन कर दें। एट्रिया, कार्डियक साइकिल की स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं भैया मैं। ठीक है, पहली बात तो कार्डियक साइकिल के टाइम पीरियड की बात कर लें। तो कार्डियक साइकिल की अगर बात करें तो कार्डियक साइकिल अपन बात करें 0.8 सेकंड ना, कि हार्ट बीट कितनी थी, 72 पर मिनट जी। इसका मतलब इसको मैं 72 60 ये भी तो कह सकता हूँ। बिल्कुल। हाँ, 60 मतलब सेकंड ना। हाँ, 60 सेकंड के लिए आ गया ये, जी। 60 सेकंड हो गया ये। जी। क्यों, अब अपन इसी को ही अगर क्या बोलते हैं कि कार्डियक साइकिल 1 अपॉन हार्ट बीट हो जाएगा। जी। क्यों, जी। और 1 अपॉन हार्ट बीट का मतलब 1 अपॉन 72/60। ये सोल्व करें तो 60 ऊपर, 60 अपॉन 72 कितना आ जाएगा, 0.8 सेकंड। तो 0.8 सेकंड में कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है, जिसमें एट्रिया के दोनों एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन आ जाते हैं, दोनों एट्रिया के रिलैक्सेशन आ जाते हैं, दोनों वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इंक्लूड हो जाते हैं। चारों चेंबर जो है 0.8 सेकंड में कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। सारा प्रोग्राम नो डाउट कर जाएंगे। ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग अगर मैं यहाँ से मानूं तो 0.1 सेकंड के लिए एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, बिल्कुल, और उसके बाद की 0.7 सेकंड इस एट्रिया ने क्या किया, डायस्टोल किया, रिलैक्सेशन किया भैया। ठीक है, एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट हो गए, याद करो अभी भी बताया था 25% फीलिंग और करवा दी, इसीलिए ज्यादा लंबे टाइम तक जरूरत नहीं पड़ी, ज्यादा लंबे तक जरूरत नहीं पड़ी। जो ही एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वेंट्रिकल फुली भर गए हैं, किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। अब वेंट्रिकल में क्या चालू होगा, सिस्टोल चालू होगा। इसका मतलब है 0.1 के एंड से कह दूं या 0.2 की स्टार्टिंग से, मतलब 0.1 से मतलब 0.1 सेकंड, 0.2 सेकंड और 0.3 सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वाली जो स्टेज है ना, ये वेंट्रिकल के सिस्टोल को दर्शाएगी। जी बिल्कुल। और वेंट्रिकल के सिस्टोल की बिगनिंग की बात करूं तो कस्पिड वॉल क्लोज हुए थे, मतलब एवी वॉल क्लोज हो गए ना, एवी वॉल, और यहाँ पर साउंड आती है लब साउंड। इसको इस प्रकार याद कर लें, वेंट्रिकल लबालब भर गए, इससे ब्लड से, उसकी वजह से अब उसमें कॉन्ट्रैक्शन आएगा, उसकी वजह से कस्पिड वॉल बंद होंगे, लब साउंड आएगी। कॉन्ट्रैक्शन जो ही पूरा हो गया तो अब क्या होगा, अब डायस्टोल स्टार्ट हो रहा है ना, डायस्टोल की बिगनिंग पर क्या हो जाएगा, अब सेमिलुनर बंद होगी, क्लोज होगी। सेमिलुनर बंद होने के कारण दूसरी साउंड आएगी, कौन सी, डब साउंड। ये तो एक कार्डियक साइकिल की कॉमन सी हमने बात कर ली।
अब टाइम इंटरवल बिटवीन क्लोजिंग ऑफ सेमी लूनर क्लोज कब हुआ? डब साउंड के दौरान। इसका मतलब इस पॉइंट से लेकर क्या बोल रहा है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल की ओपनिंग तक की बात कर रहा है। नहीं क्लोजिंग की बात कर रहा है। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल इसका मतलब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड ये यहाँ पर बंद हो रहा है, तो यहां से चालू होकर यहां तक जाना है भैया अपने को। कितना हो गया? देखो 1 2 3 4 5 0.5 सेकंड इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। यतेंद्र सर अगर यही सवाल कैसा होता, टाइम इंटरवल बिटवीन क्लोजिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल एंड क्लोजिंग ऑफ सेमी लूनर, तो फिर स्टार्टिंग यहां से कर देते 0.3 से एंड यहां पर कर देते। इसलिए बहुत ही खूबसूरती है इस क्वेश्चन में भैया, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेना आप, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इफ हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली एनफ टू मीट द नीड ऑफ बॉडी इट इज कॉल्ड। तो यतेंद्र सर ये जो तीनों कंडीशन एनसीईआरटी ने दी है, इसका स्टेटमेंट बच्चों को एज इट इज याद रखना है। क्योंकि डेफिनेशन से यहां से देखिए, हाँ नीट में डायरेक्ट लैंग्वेज डायरेक्ट स्टेटमेंट भैया यहीं से ही उठेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस पूरे प्रोसेस को एक बार बता देता हूँ। हार्ट अटैक की अगर बात करें, इसका मतलब तो ये हो गया कि हार्ट की वॉल को जो कोरोनरी आर्टरी ये ब्लड सप्लाई कर रही थी, इनमें क्या आ गया है, ब्लॉकेज आ गया है। और ब्लॉकेज आ जाने के कारण कंप्लीटली हार्ट के मस्कुलेचर को ब्लड मिलेगा नहीं, कंप्लीटली नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर नेक्रोसिस होना चालू हो जाता है, हार्ट के जो टिश्यू है उसकी डेथ होना चालू हो जाती है, और इसकी वजह से एक पेन अराइज होता है, जिसको एंजाइना के नाम से जाना जाता है। क्यों? तो ये तो बात होगी किसकी, हार्ट अटैक की। अब अगर ये कंडीशन कंटिन्यू रह जाएगी, इसका क्योर नहीं होगा, इलाज नहीं होगा, तो अब अगली कंडीशन क्या आएगी कि मस्कुलेचर को अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो उसी टाइम मर गया था, वो प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, डेथ ऑफ टिश्यू लगातार होने लग जाएगी, तो जो कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी है वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। इसको हार्ट फेलियर के नाम से जाना जाता है। वो जो हार्ट है इतनी एफिशिएंसी से काम उस आदमी में नहीं करेगा, तो प्रॉपर्ली बीट नहीं होगा, तो बॉडी में प्रॉपर्ली ब्लड नहीं पहुंचेगा डिमांड के अनुसार, एनफ टू मीट द नीड ऑफ बॉडी। तो इसके लिए तो आंसर तो ये वाला चला जाएगा। जी। अब ये जो कंडीशन है, इसके बाद अगली सीवियर कंडीशन आती है हार्ट अटैक। इसमें जो है सडनली क्या हो जाती है, बीट बंद हो जाती है, मतलब मान लो कंप्लीट ब्लड का फ्लो ही रुक जाए, कंप्लीट ब्लड का फ्लो नो डाउट रुक जाता है इसमें, ये कंडीशन कार्डियक अरेस्ट, इसमें आदमी की डेथ ही हो जाती है। बिल्कुल। और कार्डियक ब्लॉक की अगर बात करें, तो जो कंडक्शन पाथवे है एस नोड से एबी नोड, बंडल ऑफ परकिंजे फाइबर, उसमें कहीं ना कहीं ब्लॉक आ जाएगा, रिदम जो है हार्ट की वो डिस्टर्ब हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। फिर अपने चारों इनको एक्सप्लेन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जी। Which of the following system of blood vessel is present in our body exclusively for the circulation of blood to and from cardiac musculature? मतलब कार्डियक मस्कुलेचर की तरफ ब्लड जाए और वहां से वापस आए, ये तो कोरोनरी कहलाता है। बच्चे इसमें कोरोनरी में और कैरोटिड में भी है ना कंफ्यूजन पैदा होता है। कैरोटिड सर्कुलेशन भैया वो है जो हेड रीजन की ओर ब्लड ले जाता है, वहां से वापस आए, हाँ ठीक है, तो वो कैरोटिड आर्टरी कहलाती हैं, ठीक है। और कोरोनरी का मतलब हार्ट में से जहां से ब्लड फ्लो हो रहा है वहां से ब्लड को लेकर हार्ट के मस्कुलेचर को ब्लड दे दिया जाता है, क्या कहलाता है, कोरोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। पोर्टल सिस्टम आपने देखा ही था पहले, लास्ट लेक्चर में समझाया था। पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसका मतलब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाना, लंग्स को, और लंग्स से कहाँ पे आना, लेफ्ट एट्रिया में आना, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन। 10 इन कार्डियक output of 5400 ml per minute with 75 beats per minute, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होगा यहाँ पर। तो अगर मैं यतेंद्र सर कार्डियक आउटपुट, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं, बच्चों को ये एक्चुअल में दिखता पूरा फॉर्मूला याद है, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट की अगर मैं बात कर लूँ यतेंद्र सर, तो ये फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट। क्यों जी। अब अपने से क्या पूछ रहा है, एसवी पूछ रहा है जी, एसवी पूछ रहा है ना, एसवी का मतलब क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट अपॉन हार्ट बीट आ जाएगा। कार्डियक आउटपुट कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 5400 ml पर मिनट दिया हुआ है, क्यों जी। और हार्ट बीट की अगर बात करें तो कितनी है, 75 बीट पर मिनट, बीट पर मिनट। तो मिनट से तो मिनट चला गया, क्यों, ये 25 से गया 3 बार, और ये 25 से चला गया 2 बार, 4 0 से 1 बार, 1 5 0 से 6 बार, 216। ये 3 216 से चला गया, 21 से गया 7 बार, 6 से गया 2 बार, तो 72 पर
72 ml आ गया। ये क्या कहलाता है बहुत इसका? अच्छी है। हाँ, तो ये अपना क्या कहला गया? 72 ml कहला जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है 2018 नीट में। नीट में आया हुआ है। बिल्कुल। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। बिल्कुल। नेक्स्ट 11 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रोफिल आर। न्यूट्रोफिल सुनील जी वो आपका पीएनसीडब्ल्यूबीसी पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर सेल, ठीक है, जिसके अंदर जो न्यूक्लियस की लोब है वो मल्टी लोब्ड होती है। हाँ, और साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये ग्रेन्युलोसाइट है और इनकी स्टैंडिंग जो है वो न्यूट्रल डाई से होती है। ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में बात करनी है। ये अपन ने बताया कि ये मैक्रोपोलिसमैन है, हाँ, और फेगोसाइटिक एक्टिविटी को शो करती है। तो फेगोसाइटिक सेल्स है ये, ठीक है, और पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर सेल भी है, क्योंकि ठीक है। न्यूक्लियस जो मल्टी लोब्ड है। और अबंडेंट अमंग टोटल डब्ल्यूबीसी 65% जो है टोटल डब्ल्यूबीसी का ये है। ये पाई या जाती है। ये भी कह सकते हैं कि ब्लड की ये मैक्सिमम सेल है न्यूक्लिएटेड में, न्यूक्लिएटेड में, और वैसे मैक्सिमम इओसिनोफिल वो आरबीसी आरबीसी बन जाएगी। न्यूक्लिएटेड भी है मैक्सिमम। बिल्कुल बिल्कुल। आरबीसी जो है वो आपको पता है 5 to 5.5 मिलियन, ये इतनी हो तो जाती ऑल है। ऑफ दीज। तो इसका आंसर जो है ऑल ऑफ दीज चला जाएगा। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट, इसको बच्चे ऐसे भी याद कर सकते हैं। ग्रेन्यूल अगर पाए जाएंगे तो ग्रेन्यूल ही वो स्ट्रक्चर हैं जो स्टेन के कलर को अपने पास रख लेती हैं। इसका मतलब 3 प्रकार की डाई, एसिडिक डाई, बेसिक डाई, न्यूट्रल। इसका मतलब 3 प्रकार की ग्रेनुलोसाइट होगी, आया ना जी। एसिडिक डाई से जो स्टेन हो वो तो क्या कहलाती है? एसिडोफिल या एसिडोफिल। एसिडोफिल क्यों जी। और बेसिक से हो तो बेसोफिल। बेसोफिल। और न्यूट्रल से हो तो न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल ये कहलाती है, ठीक है। बाकी की 2 बच गई, एग्रेनुलोसाइट कहलाती हैं। कौन सी? इसमें जैसे आपकी एनके सेल हो गई, बिल्कुल नेचुरल किलर सेल। नहीं, एग्रेनुलोसाइट में तो वो आ जाएंगी ना, एक तो मोनोसाइट आ जाती है अपनी जो मैक्रोफेज बनाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक जो है ये खुद डब्ल्यूबीसी तो ल्यूकोसाइट है, लेकिन लिम्फोसाइट इसका टाइप कहलाता है। और एक आ जाती है अपनी लिम्फोसाइट, और दूसरी होगी आपकी मोनोसाइट। अब यहाँ पर परसेंटेज भी बच्चों को एक साथ ही बता दें यहाँ पर। जी हाँ, आगे मैक्सिमम की अगर बात करें तो न्यूट्रोफिल हो जाएगी 65%, 60 to 65% जी टोटल डब्ल्यूबीसी। क्यों? और सबसे मिनिमम बेसोफिल होती है 0.5 to 1। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग याद रखना है भैया आपको, हाँ। ठीक है। इसके बाद न्यूट्रोफिल के बाद अगर बात करें तो अपनी कौन सी कहलाएगी? लिम्फोसाइट बन जाएगी। क्यों? लिम्फोसाइट ये हो जाएगी अपनी 20 से 25%। और उसके बाद जो है वो अपनी कौन सी बन जाएगी? मोनोसाइट बन जाएगी 6 to 8%। क्यों? और वो 1 to 2 कह सकते हैं। और इसको अपन 1 से लेकर 2 या मैक्सिमम 3 तक भी जा सकते 2%। चलो 2 ठीक। ये एसिडोफिल कहलाता है, ठीक है। इसमें, या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 3 से बात करूं तो 2 से लेकर 3 बोला हुआ है। जी ठीक। ठीक है, तो ये आपको परसेंटेज, क्योंकि इसके ठीक अगले वाला क्वेश्चन परसेंटेज को लेकर ही पूछा और गया। ये जो है सुनील जी नॉन स्पेसिफिक है, ये भी नॉन स्पेसिफिक है। ये टिश्यू में के मैक्रोफेज में चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। और लिम्फोसाइट में बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट lymphocyte। और एक एनके सेल भी होती है, नेचुरल किलर। हाँ, और बी और टी लिम्फोसाइट तो स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट वर्क करती है, ठीक है। लेकिन एनके सेल नेचुरल किलर सेल नॉन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, नॉन स्पेसिफिक स्पेसिफिक लिम्फोसाइट सभी के अगेंस्ट ही वर्क करती है वो, जी। ठीक है। तो ये अपना ये क्वेश्चन बन गया। इसको अपन मिटाएंगे नहीं क्योंकि इसके ठीक आगे वाला ये परसेंटेज ही पूछ रखा है। यही है। हाँ हाँ। तो which of the following represent correct order of abundance of WBC on doing a DLC count? DLC का मतलब है डिफरेंशिएट ल्यूकोसाइट का, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है। तो सबसे ज्यादा भैया न्यूट्रोफिल होनी चाहिए, तो न्यूट्रोफिल सबसे पहला आना चाहिए। एक ही ऑप्शन ऐसा है, ये वाला चला न्यूट्रोफिल हो गया, फिर लिम्फोसाइट हो गई सुनील जी, लिम्फोसाइट हो गई, फिर मोनोसाइट हो फिर गई, मोनोसाइट, फिर इओसिनोफिल हो गई, इओसिनो आ गया, और सबसे लास्ट में बेसोफिल, ठीक है। फर्स्ट वन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। जी सर। आर्टिफिशियल पेसमेकर इज रिक्वायर्ड व्हेन, आदमी को आर्टिफिशियल पेसमेकर की नीड कब होती है? जब कंडक्टिंग सिस्टम में गड़बड़ हो ना, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो प्रॉपर ना हो। मेकर बोल दिया ना इन्होंने। हाँ। इसका मतलब पेस को बनाने वाला कौन? नेचुरली तो ऐसे नोड, तो ऐसे नोड में कोई ना कोई गड़बड़ी रही है। उसमें है तो वो रिदम बीट में भी इरेगुलर होगी, इससे उसका कोई रिलेशन नहीं है ना। बिल्कुल। ये तो कोरोनरी, ये तो प्लाक कहलाता है, आर्टरी में प्लाक है। तो अगर ये अगर हो रहा है तो वो किसकी वजह से? इसकी वजह से। ऐसे तो नोड, ये दोनों आ जाएंगे इसमें सर। तो आंसर इसका फर्स्ट चला जाएगा।
ऐसे नोड में अगर डिफेक्ट है, ऐसे नोड प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, तो उसके इसमें आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाएगा। ऐसे नोड प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, इसका मतलब हार्ट बीट जो है वो भी कैसी है, इररेगुलर कहला रही है, ठीक है, एरिथमिया कंडीशन कहला रही है, रिदम जो है वो गड़बड़ हो गई है। क्वेश्चन नंबर 14, ए पर्सन ईसीजी शोज एबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्यूआरएस, और ये क्यूआरएस तो किसको बताते हैं, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को दर्शाते हैं, ठीक है। इसका मतलब एबनॉर्मल इंक्रीज हो गया ना, तो पर मिनट ये जो पीक आ रही है ये नंबर बढ़ जाएगा, और पर मिनट बढ़ जाने का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गए, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गए, हार्ट बीट बढ़ गई। जी जी, और इसे ये वाला कॉम्प्लेक्स ना क्यूआरएस, हाँ ये वाला, तो इसे ट्रैकीकार्डिया, हार्ट बीट बढ़ जाना ट्रैकीकार्डिया कंडीशन कहलाती है, हार्ट बीट घट जाना ब्रेडिकार्डिया कहलाती है। इसके लिए ये भी याद रखें, नॉर्मल तो कितनी कहलाती है, 72 पर मिनट कहलाती है। जी जी। अगर ये लेस देन किससे 70 है ना, लेस सॉरी 60 पर मिनट आ जाए तो इसको ब्रेडी कहते हैं, और ये ग्रेटर देन 90 पर मिनट अगर चली जाए तो टेकी, क्योंकि ये बीच वाला वेरी कर सकता है आपकी फिजिकल एक्सरसाइज के अनुसार। अगर नॉर्मली 60 से नीचे आ गया तो ब्रेडी है, 90 से ऊपर चला गया तो ट्रैकी है। मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, ये तो ब्लॉकेज की वजह से, कोरोनरी आर्टरी में जो ब्लॉकेज हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से वो है, बिल्कुल। और इस्कीमिया में जो ब्लॉकेज की वजह से ब्लड सप्लाई कम हो रही है, कम हो जाएगी हार्ट के मस्कुलेचर, इस्कीमिया बोला गया। तो इस्कीमिया का मतलब तो है ब्लड सप्लाई कम हो जाना, और इंफ्राक्शन का मतलब है डेथ ऑफ कार्डियक मस्कुलेचर, ठीक है। हाँ, जो कार्डियक अरेस्ट होता है सुनील जी, वो इसी वजह से होता है। बिल्कुल ठीक बात है, डेथ ऑफ टिश्यू की वजह से। और यहाँ जब ये क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन ये बनता है कि ना हार्ट बीट को अगर काउंट करना है तो वो किसको ईसीजी में किसको काउंट करेंगे, इस पीक को, क्यूआरएस की, जितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होंगे 1 मिनट में उतनी हार्ट बीट होगी, क्योंकि इनको इजीली विजिबल किया जा सकता है। बाकी पी और ये जो टी है ना, ये आसानी से विजिबल। अब इसका मतलब कि 1 मिनट में अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जैसा आपने यहाँ बताया अगर वो बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब टेकीकार्डी है, वो और 1 मिनट में ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अगर इतने हैं या इससे कम है तो ब्रेडिकार्डी होता है, वो ब्रेडिकार्डी, बिल्कुल ठीक कहा। क्वेश्चन नंबर 15, Which of the following blood transfusion led to agglutination? Agglutination का मतलब हो गया क्लम्पिंग, मतलब एग्लूटिनिन और एग्लूटिनोजन का आपस में रिएक्ट होना, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी। हाँ, एग्लूटिनिन की अगर बात करें तो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी, हाँ, और एग्लूटिनोजन मतलब एंटीजन, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है। एग्लूटिनिन ये तो है एंटीबॉडी जी, और एग्लूटिनोजन ये एंटीजन, ये एंटीजन हो जाएगा। अब जैसे एंटीजन में जन आ रहा है, इसमें भी एग्लूटिनोजन आ गया। वेरी गुड, तो एक ट्रिक बन गई अपनी, एंटीजन और एग्लूटिनोजन, ठीक है, एक ट्रिक बन गई। अब इसमें ये होता है, जैसे ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, और इसमें जो है एंटीजन है ये, तो फिर अपन एक जैसे ब्लड वेसल बना देते हैं। हाँ, ये एंटीबॉडी है। तो जैसे ये आपने ये बताया, तो आरबीसी की सरफेस पे ए एंटीजन आ गया और प्लाज्मा में एंटीबॉडी हो गया एंटी बी, बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों अगर एक जैसी दिखाई देंगी तो फिर वो मतलब रिएक्शन हो जाएगी, और एक जैसी जो दिखाई देती हैं वो तो भैया जुड़वा कहलाते हैं, और जुड़वा जप्पी पा लेते हैं, जप्पी पा लेते हैं, मतलब एग्लूटिनेशन हो जाएगा, हाँ या ना। इसका मतलब है सेम नहीं होने चाहिए, यहाँ पर ए है ना तो यहाँ पर ए नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बी चलेगा जी, कोई दिक्कत नहीं। और अगर यहाँ पे एंटीजन बी है तो यहाँ पर एंटीबॉडी ए आ जाएगा, एंटीबॉडी ए होना चाहिए फिर यहाँ पर। और अगर यहाँ पर एंटीजन ए और बी दोनों है तो फिर यहाँ पर एक भी नहीं चलेगा, यहाँ पर एक भी नहीं चलेगा, क्योंकि ए और बी दोनों है, और यहाँ पर ए आ गया तो जब भी कौन सा पाएगा, ए वाला, और बी आ गया तो जब भी कौन सा पाएगा, बी। और अगर यहाँ पर एक भी एंटीजन नहीं है जैसे ओ के केस में, तो यहाँ पर दोनों एंटीबॉडी आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका मतलब है डोनर पॉजिटिव, इसका मतलब एंटीजन है इसके पास में, कौन सा, आरएच एंटीजन, और इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव को दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव का पॉजिटिव को दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉजिटिव का अगर नेगेटिव को दे देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इसके पास तो क्या है, एंटीजन है, और यहाँ पर एंटीजन है नहीं, मतलब आरएच एंटीजन इसके पास नहीं है ना, नहीं है, उसके पास है, बिल्कुल। तो ये जो है ये ट्रांसफ्यूजन नहीं हो सकता, लेड टू एग्लूटिनेशन किस में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। बी पॉजिटिव अगर ए बी को दे देंगे तो देने वाले का क्या देखना है, एंटीजन, लेने वाले की क्या देखनी है, एंटीबॉडी। ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है जी। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है वो पॉजिटिव वाला बनेगा। अगर ये कह देता ए बी नेगेटिव, बताओ यूनिवर्सल नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव से ब्लड नहीं ले सकता, बिल्कुल। और ऐसे ही देने वाले का क्या देखना होता है, एंटीजन देखना होता है,
ओ के पास अगर बात करें तो एंटीजन नहीं है इसके पास में, तो देने के वाले के पास अगर एंटीजन है ही नहीं तो सबको दे दो ना, क्या दिक्कत है? और उसमें भी यूनिवर्सल डोनर फिर O- हो जाएगा, O- हो जाएगा, क्योंकि प्लस को भी दे पाएगा, माइनस को भी दे क्योंकि एक ही बात याद रखनी है, देने वाले का देखना है एंटीजन और उसके पास एंटीजन नहीं होना चाहिए। ओके, एंटीजन नहीं होगा इसका मतलब सभी को दिया जा सकता है। मैं यूनिवर्सल डोनर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 16। हर्ट मुरमुर के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है, और ये जो आपके हर्ट के वॉल है इसमें अगर डिफेक्ट हो जाए उस वजह से ये साउंड क्रिएट होता है। बिल्कुल, और स्टेथोस्कोप से इसको जब सुना जाता है तो जैसे ये हर्ट के चैम्बर हो गए, ठीक है, और मोस्ट कॉमन कॉज इसका कहलाता है ये जो कस्पिड वॉल यहाँ पर पाए जा रहे हैं कंप्लीटली बंद नहीं हो पाते हैं, इस प्रकार रह जाते हैं। इस प्रकार अगर रह गए तो यहाँ क्या बन जाएगा, एक गैप बन जाएगा, और इस गैप से ब्लड कंटिन्यूअसली जो है उसका रिसाव होता रहता है, और उसकी वजह से एक स्पेसिफिक सरसराहट की आवाज आती है जिसे हर्ट मरमर के नाम से जाना जाता है, हर्ट वॉल में डिफेक्ट के कारण। 17 एक स्ट्रक्चर बता रखी है जी, स्ट्रक्चर को देखते ही पता लग रहा है, ब्रॉड ल्यूमन इसका मतलब वेन है जी, नैरो ल्यूमन आर्टरी, और ये कैपिलरी, क्योंकि यहाँ पर 3 वॉल हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये वाली जो है ट्यूनिका मीडिया, और ये अंदर ही अंदर वाली ट्यूनिका इंटाइमा या इंटर्न जी, और यही इस तरफ हो जाएंगे ना, सेम इधर हो जाएंगे, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। और कैपिलरी में केवल इंटाइमा ही पाई जाती है, एंडोथेलियम में प्रेजेंट होती है। अब क्या कह रहा है, थिक इलास्टिक टिश्यू, ए में थिक इलास्टिक टिश्यू, वॉल इसमें है ना थिक, बिल्कुल, क्योंकि ट्यूनिका मीडिया की वजह से डिफाइन होती है कि थिकनेस कितनी है जी। ट्यूनिका मीडिया ज्यादा मोटी होती है किसमें, आर्टरी में, तो थिक इलास्टिक टिश्यू, तो रॉन्ग हो गया ये रॉन्ग हो गया, वॉल एब्सेंट बताया होता है, ये गलत है। ब्लड प्रेशर जो है हाई होता है, लो होता है, यहाँ पर कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट, तो इसमें तो सारे गलत हो गए, सारे गलत हो गए, उसको भी गलत कर दें जी। बी कह रहा है थिन इलास्टिक टिश्यू है, थिक है, ठीक है भैया, यहाँ पर वॉल प्रिवेंट बैकफ्लो आर्टरी होते नहीं, ब्लड प्रेशर इज लो हाई होता है, कैरीज ब्लड टुवर्ड दी हार्ट, नहीं अवे फ्रॉम हार्ट, तो इसके भी चारों मतलब जितने भी लिखे वो सब गलत हो गए, बिल्कुल। सी कह रहा है स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल है, बिल्कुल सही बात है, कैपिलरी की बात हो रही है, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट एंडोथेलियल, क्योंकि इंटीमा होती है, बिल्कुल, कंटेन अबाउट 5 to 7% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, ये फर्क है, बिल्कुल, क्योंकि आर्टीरियल सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 13% ब्लड होता है, वेनस सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट जो है वो 64% ब्लड कंपोजिशन होता है, आर्टरी प्रेशर ज्यादा तो ब्लड तेजी से निकल जाता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी भी समय, जैसे इस समय अगर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अभी मेरा हार्ट पंप करना बंद कर दे, ठीक है, रोक लिया मैंने, जैसे वॉलंटरी है ये, तो इस समय मेरी बॉडी की जो वेन से हैं उसमें 64% ब्लड पाया जा रहा है, वेन की बात कर रहा हूँ। आर्टियल सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पर 13% ब्लड पाया जा रहा है, ठीक है। कैपिलरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर कितना पाया जा रहा है, 5 to 7% है, और रिमेनिंग जो 16-17% ब्लड है वो कार्डियक का कहलाता है, हार्ट में कहलाता है, क्लियर। तो करेक्ट पूछ रहा है, सुनिए करेक्ट पूछ रहा है अपने से, करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ओनली सी, इसमें देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। 18 जी सर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए से डी तक अपने को देखना है और फाइंड आउट द ऑप्शन व्हिच करेक्ट फिल, ओके ठीक है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड कंटेन नियरली फॉर्म्ड एलिमेंट, सुनील जी 45 हो गए, इसका मतलब ये तो बी तो गलत हो गया। मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल की बात हो रही है, और न्यूक्लियस वगैरह का डिस्कशन नहीं है, तो एरिथ्रोसाइट की बात करें, हाँ बिल्कुल, तो फिर एरिथ्रोसाइट चला जाएगा, इसका मतलब ये न्यूट्रो नहीं जाएगा, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हो गया आपका एरिथ्रो, है ना। फिर सी में ए हेल्दी अडल्ट मैन ऑन एवरेज कंटेन आरबीसी 5 मिलियन, 5 to 5.5 मिलियन, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन बचा अपना कौन सा, ये वाला थर्ड ऑप्शन जो है वो चला जाएगा। क्रॉस चेक कर लेते हैं, चौथा देख लें, एक और देख लेते हैं, इज कंसीडर्ड एज ग्रेवयार्ड स्प्लीन हो जाएगा, वो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 120 दिन के बाद में स्प्लीन में जाकर के उसका डिस्ट्रक्शन, ठीक बात। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत का पता करना है भैया अपने को। ब्लड प्लाज्मा इज स्ट्रो कलर्ड, फीके रंग का होता है, विस्कस फ्लूइड कंटेनिंग नियरली 55% ऑफ, बिल्कुल सही बात है, अपने को तो इनकरेक्ट खोजना है। फाइब्रिनोजन इन ब्लड प्लाज्मा आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग एंड कोagulation, बिल्कुल ठीक बात है। एल्बुमिन हेल्प इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस, सही है। बॉडी डिफेंस के लिए ग्लोबुलिन बताइए था आपको। ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, या फिर ये होना चाहिए था ब्लड का प्लाज्मा कंपोनेंट,
विदाउट क्लोटिंग फैक्टर ऐसे भी दे सकता है, तो फिर वो क्या कहलाता है? सीरम कहला जाता। जी। इसका मतलब अपने को इनकरेक्ट देखना है, 4 हो जाएगा। इनकरेक्ट जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ब्लड की जगह प्लाज्मा आना चाहिए था। 20 जी सर। To obtain standard ECG, electrode on the body of the patient are applied. ये लास्ट बताया था, लेफ्ट राइट wrist और लेफ्ट एंकल एंकल पर हो जाएगा। इसका लेफ्ट ये राइट और राइट एंकल, इसका मतलब लेफ्ट राइट रिस्ट हो जाएगा, लेफ्ट एंकल हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 21, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ABCD और इसमें ट्रू और फॉल्स का पता करना है। ल्यूकोसाइट आर कलरलेस एज दे लैक हीमोग्लोबिन, बिल्कुल ठीक बात है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, उसके कारण ये कलरलेस होती है, ट्रू है। द मोस्ट अबंडेंट न्यूक्लिएटेड सेल इन ब्लड आर न्यूट्रोफिल, ये कह रहा है न्यूक्लिएटेड, अगर नहीं बोलता न्यूक्लिएटेड तो फिर वो आरबीसी हो जाता, तब फिर ये गलत हो जाए ये कि मोस्ट अबंडेंट सेल इन ब्लड आर न्यूट्रोफिल, फिर गलत हो जाएगा, फिर वो आरबीसी हो जाता है। अब ये सही है। इओसिनोफिल कंस्टिट्यूट 6 to 8% ऑफ टोटल WBC। 6 to 8 है ना, गड़बड़। इओसिनोफिल या एसिडोफिल की अगर बात करें तो 2 से 3%। अभी बताया था इनको, तो ये गलत हो गया, ठीक है। एलर्जिक कंडीशन के दौरान तो ये सीक्रेट होता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये डेटा गड़बड़, बिल्कुल, तो ये फॉल्स हो गया। द टाइप ऑफ एग्लूटिनिन एंटीबॉडी प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा ऑफ AB ब्लड ग्रुप इज एंटीबॉडी A और एंटी B, ये दोनों होती, एक भी नहीं होती भैया यहाँ पर, उसमें आरबीसी पे एंटीजन A मतलब एग्लूटिनोजन A और B दोनों है। हाँ, आरबीसी पर, लेकिन एग्लूटिनिन मतलब एंटीबॉडी दोनों एब्सेंट है, प्लाज्मा में नहीं पाई जाती है एंटीबॉडी AB ब्लड ग्रुप के, इसका मतलब TTFF जी, TTFF कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा, ये थोड़ा सा दिखा दें बच्चों को भैया, ऑप्शन नंबर 3 जा रहा है इसका, समझ गए। नेक्स्ट ले क्वेश्चन नंबर 22, पीएच ऑफ ब्लड इन आर्टरी एंड वेन, क्योंकि सुने जी वेन और आर्टरी का जो पीएच है अगर देखें तो वेन में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टम से आ रहा है, तो सिस्टम मतलब टिश्यू से आ रहा है, तो टिश्यू मेटाबॉलिक एक्टिविटी से CO2 प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो अपने रेस्पिरेटरी में बताया था कि बाइकार्ब बनता है, बाइकार्ब CO2 की वजह से जो वेन है उसमें जो वेनस ब्लड है एसिडिक हो जाता है, एसिडिक मतलब पीएच कम हो जाएगा, पीएच कम हो जाएगा, और आर्टरी में प्योर ब्लड है, अपने को पीएच पूछ रहा है, ठीक है। तो आर्टरी में तो पीएच क्या हो जाएगी? बेसिक मतलब ज्यादा, इसका मतलब मोर इन आर्टरी जी, और वहां पर लेस इन वेन, तो ये चला जाएगा। तो ये देख लेना कि अगर यहाँ पर एसिडिटी कंडीशन बात करता है ना, तो एसिडिटी के अकॉर्डिंग बात करें तो आर्टरी में तो एसिडिक कंडीशन कम है, लेस, और यहाँ पर ज्यादा हो जाती है, लेकिन ये पीएच की बात कर रहा है, तो एसिडिक पीएच का मतलब तो क्या होता है? लेस पीएच कहलाता है, बस ये डिफरेंस है, याद रखना है। सिस्टोलिक प्रेशर इज हायर देन डायस्टोलिक प्रेशर ड्यू टू, ऐसा किसी के कारण होता है? वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑप्शन कौन सा चला जाएगा? ब्लड इज फोर्स्ड इनटू आर्टरी ड्यूरिंग द सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल, क्यों? हां, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, फिर ये एक फिगर दिया है और इसके अंदर अपने को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को जो है अरे जी, ये LA जी, LV और ये RV। अब इसमें क्या पूछा कि which level structure first received carbon dioxide rich blood from body, ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना के वजह से, है ना, ये वाली तो आंसर अपना थर्ड चला जाएगा, राइट एट्रिया वो रीजन है जो सबसे पहले क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करने का काम, उसके बाद जो करता है वो इसके नीचे वाला हो जाएगा, वो इसके नीचे वाला हो जाएगा। इफ ए पर्सन हैज टू चैम्बर्ड हार्ट, एक एट्रिया है एक वेंट्रिकल है जी, विद वेना केवा एंटरिंग द एट्रियम, एट्रियम में क्या आ रही है यतींद्र सर? वेना केवा ओपन हो रही है, एंड एओर्टा लीविंग द वेंट्रिकल, यहां से एओर्टा बाहर की ओर निकल रही है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट? अब कह रहा है कि वेना केवा तो आ रही है, एओर्टा बॉडी सिस्टम को जा रही है, इसका मतलब ऑक्सीजनेशन का प्रोग्राम तो हुआ ही नहीं मतलब वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड टिश्यू के पास गया, और टिश्यू से वही ब्लड वापस ऑरिकल के पास आ गया, तो ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होगी, बिल्कुल गेंद बना के रख दिया। अरे भैया ऐसा नहीं होता है, चक्री थोड़ी है, झूला थोड़ी है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसलिए ऑक्सीजनेशन का कहीं प्रोग्राम नहीं हुआ, इसका मतलब ऑक्सीजन वुड रीच नो ब्लड वुड रीच, ब्लड तो जा रहा है, नो ऑक्सीजन वुड, एक मिनट, हां सॉरी, तो क्या हो जाएगा इसका? सर नो ऑक्सीजन वुड रीच द सेल, ये सही हो जाएगा, हां बिल्कुल, यही अपने से क्या पूछा? करेक्ट स्टेटमेंट जी, तो पहला ही भी देख चला जाएगा, नो ब्लड वुड रीच, ब्लड तो जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ब्लड वुड बी अनेबल टू कैरी फूड टू द सेल, फूड ले जाएगा, फूड तो जाएगा ही, देयर वुड बी नो ब्लड सर्कुलेशन, वो भी हो रहा है भैया, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट चला जाएगा जी। चले 26, इन विच कंडीशन हार्ट बीट विल हायर, इसका मतलब है कि जब बॉडी के अंदर ब्लड का पीएच कम हो जाएगा, ब्लड का पीएच कम हो जाएगा, एसिडिक कंडीशन
क्रिएट होगी तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी। और ये एग्जैक्टली वही तो क्वेश्चन है कि अपन कुछ देर सांस रोक लेते हैं तो हम्म। ब्रीथ करने की इच्छा क्यों उत्पन्न होती क्योंकि है? ये फिजियोलॉजिकल ऑर्गन आपस में रिलेटेड है, ठीक बात है। रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम आपस में कनेक्टेड ठीक है। और मिलकर के वर्क करते हैं। तो बिल्कुल। अगर बॉडी के अंदर अगर ब्लड में पीएच डिक्रीज हुआ है तो ऐसे ब्लड को हार्ट तेजी से लंग्स की तरफ पंप करेगा। तो लंग्स की तरफ ब्लड तेजी से जाएगा तो ऑक्सीजन ब्लड में आएगी और CO2 लंग्स की से बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल। इसलिए हार्ट की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो वही अपने उसमें देखना है। हार्ट बीट विल कब बढ़ेगी? हायर इन तो इसका पीएच के रेस्पेक्ट में CO2 कम नहीं होना चाहिए। CO2 ज्यादा, CO2 कम नहीं, जी। CO2 ज्यादा। अब कह रहा है पीएच कम मतलब एसिडिक। हाँ, और पीएच ज्यादा मतलब बेसिक नहीं, बेसिक सिचुएशन नहीं, तो आंसर सेकंड चला जाएगा। टेम्परेचर ज्यादा प्रमोट करता ही ठीक है। और हायर एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। बिल्कुल। तो ज्यादा से ज्यादा आरबीसी अवेलेबल करवाने के लिए हार्ट बीट जो और है वो इसकी बढ़ जगह जाती अपन एक ये भी लिख सकते हैं CA+2 जो अभी ये भी बताया। निकाल कर देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। 27 हम्म। when RBC are worn out, part of their component are recycled while other are disposed, select the incorrect statement about destruction of RBC की बात कर रहा है। ठीक है। पहला कह रहा है ग्रीनिश पिगमेंट बिलीवर्डिन। पहले तो यही पहचान करनी है आपको, बिलीवर्डिन ग्रीनिश है क्या? सही है। बिलीरुबिन कैसा कहलाता है? येलो कहलाता है, पेल येलो कलर का। इज रिसाइक्ल्ड टू द बोन मैरो? नहीं, ये तो डायरेक्ट कहाँ जाएगा? मतलब लीवर जो है इनको बाइल के थ्रू ड्यूडेनम में रिलीज कर ड्यूडेनम में रिलीज कर देगा। और रिसाइकलिंग की बात करें सुनील जी तो लीवर और स्प्लीन जो है आरबीसी के डिस्ट्रक्शन के बाद में हीमोग्लोबिन का जो हीमोग्लोबिन को हीम और ग्लोबिन में तोड़ा, ठीक है, और ग्लोबिन एमाइनो एसिड में चेंज हो गए, ठीक है, वो एमाइनो एसिड रिसाइकल होकर के बोन मेरो में चले जाते हैं, ठीक है, और हीम में जो है वो आपका आयरन अलग हो गया और ये पिगमेंट वगैरह अलग हो गए, पिगमेंट को बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर दिया ड्यूडेनम में रिलीज हो गई, और आयरन जो है वो ट्रांसपेरेंट से जुड़ करके स्प्लीन से लिवर के पास आता है, मतलब ट्रांसपेरेंट उसका ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, और फेरिटिन से जुड़ के आयरन का स्टोरेज हो जाता है, ठीक है, और फिर वो आयरन रिसाइकल होकर के बोन मेरो के पास भी जा सकता है वापस हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए। बिल्कुल ठीक है। रिसाइकलिंग इनकी नहीं होगी, पिगमेंट की नहीं होगी, पिगमेंट की रिसाइकलिंग नहीं होगी। इनकरेक्ट पूछा है आपने, इनकरेक्ट फर्स्ट हो जाएगा। क्यों? जी जी। और ये कह रहा है आयरन इज कैरीड टू द बोन मेरो, आयरन कैरी होगा, और लिखा है ट्रांसपेरेंट, मतलब ये ट्रांसपेरेंट ट्रांसपोर्ट करेगा, आयरन ट्रांसपोर्ट करेगा, और फेरिटिन स्टोरेज करेगा, फेरिटिन स्टोरेज करवाएगा। ठीक है। बिलीवर्डिन बिलीरुबिन इंपार्ट कलर टू दी बाइल, बिल्कुल येलोइश ग्रीनिश कलर कहलाता है इसका। मैक्रोफेज इन द लीवर एंड स्प्लीन डिस्ट्रॉय वॉर्न आउट आरबीसी, बिल्कुल मैक्रोफेज स्कैवेंजर सेल कहलाती हैं, और स्कैवेंजर सेल डेड सेल को जो है लीवर और स्प्लीन दोनों में ही मैक्रोफेज में ही आरबीसी। और यहाँ पर एक चीज और याद रख लेना भैया, मैक्रोफेज ऑफ लीवर इज नोन एज कफर सेल, कफर सेल, और स्प्लीन की क्या कहलाती है? रेटिकुलर सेल। लोकेशन के अकॉर्डिंग अलग नाम। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे थाइमस की बात करें तो हेसेल्स कॉर्पसल कहलाती है, ब्रेन की बात करें माइक्रोग्लियल सेल कहलाती हैं, लंग्स की बात करें तो डस्ट सेल के नाम से ये जानी जाती हैं, ब्लड की बात करें तो मोनोसाइट, ये मोनोसाइट जो 12 के मैक्रोफेज। बिल्कुल बिल्कुल। 28 लार्जेस्ट सेल इन ब्लड दैट लीव ब्लड स्ट्रीम टू बिकम मैक्रोफेज है ना, मोनोसाइट मैक्रोफेज में चेंज होती है, किडनी से न्यूक्लियस होता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो आंसर कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 चला जाता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक पर्सन विद इओसिनोफिलिया, और इओसिनोफिलिया वही मतलब कंडीशन होगी, इसमें कंडीशन होगी ए ग्रेटर देन नॉर्मल नंबर ऑफ इओसिनोफिल, मतलब जो मोस्ट लाइकली नंबर बढ़ गया तो ये हो गया, क्यों? बिल्कुल, लाइकली टू सफरिंग फ्रॉम, और इओसिनोफिल का नंबर कब बढ़ जाता है? तो एलर्जीज और इंटरनल पैरासाइट इस कंडीशन के दौरान नो डाउट बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक है। एनीमिया में क्या हो जाएगा? आरबीसी का नंबर घट जाता है, जैसे एस्केरिस इंटेस्टाइन में, हाँ, तो उसकी सरफेस के जो प्रोटीन है उस पे इओसिनोफिल ऐसे जुड़ जाती है, और फिर उसके अंदर की जो लाइटिक एंजाइम है वो बाहर रिलीज होकर के इसका एक्स्ट्रा सेलुलर लाइसिस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है आपने, बिल्कुल। और ऑटो इम्यून डिजीज है नहीं, डायबिटीज के दौरान कोई रिलेशन इसका है नहीं। क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग विद अदर? ठीक है, ऑड वन देखना है, ऑड वन देखना है अपने को। इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट, ये तो फॉर्म्ड एलिमेंट है सारे के सारे जी, लेकिन सीरम क्या है? प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, ये कहलाता है। मतलब ब्लड प्लाज्मा प्लस सेल्स, हाँ, और प्लाज्मा ब्लड माइनस सेल्स, बिल्कुल ठीक, और सीरम प्लाज्मा माइनस ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा भी एक नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, पूछा गया है, क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है जी। 31, a person with AB blood would have एंटीजन की बात हो रही है, तो A एंटीजन भी है और B एंटीजन भी, जैसा ब्लड ग्रुप वैसे एंटीजन जी, ऑन रेड ब्लड सेल, एंड एंटीबॉडीज कैरीड इन नील, नो प्लाज्मा,
नील नील नो एंटीबॉडी है ना, ठीक है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। तो क्या हो जाएगा ए एंड बी नाइदर एंटी ए नो, यही आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32 इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस आल्सो नोन एज हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न भी कहलाता है, मोस्ट ऑफन अकर इन, और ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस का आपको केस भी हमने बताया था। अगर फीमेल कैसी हो, फीमेल में इसके लिए क्या जरूरी है, कैसी होनी चाहिए, RH नेगेटिव होनी चाहिए जी ठीक है, और फादर कैसा होना चाहिए इसके लिए, RH पॉजिटिव वाली कंडीशन ठीक है। अब इनके फीमेल के वॉम्ब में जो बच्चा होगा, जो फर्स्ट चाइल्ड होगा, वो अगर RH पॉजिटिव है तो कोई फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि RH पॉजिटिव बच्चे में क्या पाया जा रहा है, RH एंटीजन, आरबीसी पे RH एंटीजन, और एंटीजन क्रॉस नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो आरबीसी के ऊपर है, तो आरबीसी क्रॉस कर ही नहीं पाएगी, आरबीसी क्रॉस नहीं कर लेकिन पाएगी। जब सुनिए जी वो बच्चा पैदा होगा हाँ। तब प्लेसेंटा टूटेगी, चांस बनेगा वहां और पर, तब बच्चे का कुछ ब्लड मदर की ब्लड में चला जाता है, मदर और मदर उस एंटीजन के लिए इम्यून हो जाती है, इम्यून हो जाता है, मेमोरी सेल बन जाती है, और एंटी RH एंटीबॉडी उस मदर के ब्लड में होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब सेकंड प्रेगनेंसी के सेकंड दौरान प्रेगनेंसी के वक्त मान लो फादर से ऐसा स्पर्म गया जिसमें RH फैक्टर भी गया है जीन की फॉर्म में, ठीक है, और बच्चे में एक्सप्रेस हुआ, और वो सेकंड जो प्रेगनेंसी है उसमें भी RH पॉजिटिव पॉजिटिव बच्चा डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो वो एंटीबॉडीज तो है ना मदर की ब्लड में, बिल्कुल है, और वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगी, एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं, एंटीजन आरबीसी की सरफेस पर है इसलिए वो क्रॉस नहीं क्रॉस करके फिर बच्चे के अंदर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा और उसमें एनीमिया हो जाएगा, स्टिल बर्थ हो जाएगी ऐसी कंडीशन में, डेथ भी हो एम्ब्रियोनिक कंडीशन के दौरान तो होती है सुनील जी death होती फिर ये अनसेफ मैरिज कह सकते हैं अपन, बिल्कुल। बायोलॉजिकल कॉम्पेटिबल मैरिज ये नहीं है, हाँ। कॉम्पेटिबल की बात करें तो ये सही है, रोग नहीं होगा, लेकिन इसमें एक चक्कर हो रहा है, अपने इनकम्पेटिबल कह दिया, हाँ। अब किसी की शादी होगी उसके बाद में डिटेक्शन हो गया तो भैया तलाक मत करवा देना उनका जाकर आप, ठीक है, ऐसा नहीं करवाना है, उसमें भी भाई इलाज तो है, इलाज है, पहली प्रेगनेंसी के तुरंत बाद एक इंजेक्शन दिया जाएगा इस फीमेल को, बच्चे को नहीं कि बच्चे को ही लगा के बैठ जाओ, हाँ। फीमेल को एक इंजेक्शन दिया जाएगा, इंजेक्शन का नाम क्या है, जिसमें एंटी RH जो एंटी-डी इंजेक्शन जी बिल्कुल, मतलब चाइल्ड बर्थ से जस्ट पहले भी कह सकते हैं, और बाद में भी दिया जा सकता है, बिल्कुल, और या इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स भी दिए जा सकते हैं, बिल्कुल, मदर के इम्यून सिस्टम को सप्रेस करे बर्थ के बाद में, बिल्कुल, ताकि मदर का इम्यून सिस्टम उस एंटीजन के लिए अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं न बने, बने, है ना? ठीक बात है। तो जैसे ये सेफ मैरिज है, अगर दोनों नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है मदर और फादर नेगेटिव है तब भी सेफ है, और अगर दोनों पॉजिटिव हैं तब भी सेफ है, लेकिन ये वाली कंडीशन ये वाली अनसेफ कंडीशन कहलाएगी, मदर नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो। अच्छा सुनील जी, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर है RH एंटीजन वाला, अगर एक में भी प्रेजेंट हो गया ना तो सिंगल एलील ही एक्सप्रेस करेगी अपने आप को, मतलब ये अगर ये कंडीशन है तब भी आदमी पॉजिटिव हो सकता है और इसमें भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है आपने। तो अगर मान लो कि पहला स्पर्म जो है उसमें मान लो ये ले गया तो वो पॉजिटिव मतलब मदर इम्यून हो जाएगी, बिल्कुल सही कहा, सेकंड बेबी में ऐसा स्पर्म गया तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही, बिल्कुल, ऐसे केस हुए हुए हैं। और कंडीशन अगर ये बन जाती तो इसमें दोनों ही चांस बन सकते हैं दोनों कि ही बच्चा जो है वो भैया पॉजिटिव भी हो सकता है यहाँ पर, और बच्चा जो है वो यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकते हैं, यानी जेनेटिकली ये कंट्रोल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मदर कैसी RH नेगेटिव होनी चाहिए, और दूसरा क्या है, मदर कैरिंग फिटेस्ट, फिटेस्ट कैसा RH पॉजिटिव, तो फिर क्या बन जाता है, हेमोलाइटिक डिजीज बन जाती है, क्यों जी जी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 33, व्हिच ब्लड टाइप कैन बी ट्रांसफ्यूज्ड टू एन इंडिविजुअल हुज ब्लड टाइप इज अननोन, तो व्हिच ब्लड टाइप, इसका मतलब है किसी को भी दिया जा सकता है ऐसा ब्लड हो, ऐसा ब्लड, आंख मूंद करके वो ब्लड दिया तो यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर तो ए है, वो O है, ओ नेगेटिव, अब O में भी पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव के पास तो क्या है, एंटीजन है, मैंने क्या कहा था, देने वाले का एंटीजन देखा जाता है, उसके पास एंटीजन नहीं होना चाहिए, तो यूनिवर्सल बनेगा, तो आंसर इसका O नेगेटिव चला जाएगा, ओ नेगेटिव सबको दिया जा सकता है, सबको दिया जा सकता है जी। नेक्स्ट 34, Which of the following is most muscular chamber in bird heart, या हमारे तो ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल बन जाएगा, क्योंकि यही सिस्टम में ब्लड को क्योंकि पंप करता है, बॉडी सिस्टम में ज्यादा दूरी तक ब्लड को पंप करना है, इसके लिए ज्यादा मस्कुलेचर होना जरूरी है। जी। 35, इन विच टाइप ऑफ हार्ट दे आर मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसका मतलब है मतलब कि टू Fish चैम्बर्ड में तो होगा नहीं, फिशेज में, क्योंकि उसमें ऑरिकल वेंट्रिकल अलग हाँ, है, क्योंकि उसमें तो टोटली वेनस ब्लड ही है, इम्प्योर ही है। अब 3 चैम्बर्ड की बात कर लें तो एम्फीबिया भी आ जाएगा, और reptile भी है। एक्सेप्ट क्रोकोडिलिया ऑर्डर, जी, जी, जी। छोड़ दो क्रोकोडाइल को, छोड़ना है अपने को, मतलब इसका टू मतलब चैम्बर्ड और फोर चैम्बर्ड के अलावा हाँ मिक्स होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिशेज में तो 2 चैम्बर है, नहीं। इसकी बात करनी नहीं है जी। फ्रॉग में जो है वो 3 चैम्बर Three है, chamber। मिक्सिंग होगा, क्रोकोडाइल में मिक्सिंग होगा नहीं क्योंकि कंप्लीटली 4 चैम्बर है, जी। ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सुनील जी कह सकते हैं 3 चैम्बर्ड या 3.5 इनमें मिक्सिंग हो जाएगी,
बिल्कुल ठीक बात है। एम्फीबिया में ये कंडीशन होती है, रेप्टाइल्स में 3.5 होती है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। जी। क्वेश्चन नंबर 36 जी सर। प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ वाटर एंड अच्छा, प्लाज्मा में वाटर है, इसके अलावा भी कई कंपोनेंट हैं। बिल्कुल। मेटाबोलाइट हो सकते हैं, वेस्ट हो सकते हैं, साल्ट हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, प्रोटीन भी हो सकते हैं, ऑल ऑफ दीज आर। इजी जी। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 37, इन नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर व्हाट डज 120 रिप्रेजेंट? अभी बता दिया सिस्टोलिक प्रेशर ये दर्शाता है। जी जी। तो मैक्सिमम प्रेशर दैट कैन बी सस्टेन्ड बाय एन आर्टरी बिफोर ब्रेस्टिंग। ना 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 ना, ये तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की कंडीशन की बात हुई थी। द हाईएस्ट आइडियल आर्टेरियल प्रेशर फॉर समवन एट रेस्ट, रेस्टिंग कंडीशन के दौरान हाईएस्ट आर्टेरियल ब्लड प्रेशर 120 मतलब कहलाता है। सिस्टोलिक प्रेशर 120 लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये यतिन सर अपने 37 क्वेश्चन थे, और इसी के साथ आपका फिजियोलॉजी का पार्ट 1 जो डाइजेशन, रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन था, 6 वीडियो लेक्चर इसके हमने आपको प्रोवाइड करवाई है। और अगर कोई बच्चा आज ही इसको देख रहा है तो भैया पहले के भी ये 5 पार्ट जरूर देख लेना। इससे ठीक पहले हमने जो है वो डाइवर्सिटी की बात की है, तो एनिमल डाइवर्सिटी वहां पर करवाई गई है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी जो है उस मॉर्फोलॉजी को भी बताया है, हिस्टोलॉजी की भी हमने वहां पर बात की है। इसके बाद अपन मिलेंगे अगले जो लेक्चर आएगा अपना गुरु नीति का, उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम और लोकोमोशन के साथ। मतलब लगभग हम लोग एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डाइवर्सिटी हो गई, टिश्यू हो गया, अर्थवॉर्म के बारे में बता दिया, फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इजाजत चाहेंगे आपसे, आज का लेक्चर नो डाउट ये दिन सर बहुत ही शानदार रहा। बिल्कुल ठीक है। ओके बाय बच्चों, थैंक यू।